अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेव माइग्रेशन जर्नी की तरफ से मैं जान मोहम्मद मेव। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। मोहम्मद मुसीर मेव, जो कि लखनऊ से हैं, ऑल इंडिया मेव महासभा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनको 2 कंट्रियों ने सामाजिक काम करने के लिए सम्मानित भी किया है। न्यूज़ चैनल के चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। मुसीर भाई के जो पूर्वज थे वो मेवात से सालों पहले माइग्रेशन कर गए थे। आज हम मुसीर भाई के परिवार की जो दास्तां रही हैं, जिस वजह से उनके पूर्वजों ने यहाँ से माइग्रेशन किया था, उसके बारे में जानेंगे। क्या हालात रहे, किस वजहों से मुसीर भाई के पूर्वज को यहाँ से माइग्रेशन करना पड़ा। वैसे तो मेव कौम ने समय समय पर माइग्रेशन किया है, चाहे वो बलबन का दौर रहा हो, चाहे बाबर का दौर रहा है, चाहे अंग्रेज़ों का दौर रहा हो। मेव कौम बहादुर कौम रही है, जिसने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत परिस्थितियाँ मेव कौम पर रही हैं, जिनकी वजह से मेव कौम मेवात को छोड़कर देश के कोने कोने में आज बस चुकी है। मैं मुसीर भाई से कहूँगा कि वो अब अपने बुजुर्गों की दास्तां के बारे में हमें बताएं, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलाम कर रहा हूँ उन सभी लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, और आपको जी वालेकुम अस्सलाम। साथियों, जहाँ तक मैंने अपनी कौम के बारे में पढ़ा और समझा है, आबादी के हिसाब से जातियों के नाम पर सबसे बड़ी बिरादरी में हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बहादुर कौम है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। ये तो इतिहास बताता है हमारा। अब इसको हम बोले तो ठीक नहीं है, जी दूसरे लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल। जो इतिहास को पढ़ते हैं या जो इतिहास लिखते हैं, उनकी किताबें बताती हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उससे मालूम पड़ता है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या बोया है, और हम लोग आज इस पे फक्र करते हैं। चाहे वो राजा हसन खान मेवाती हो, चाहे दादा हिम्मता खां हो, और भी तमाम फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, हम उन पर फक्र करते हैं। लेकिन अफसोस हमको सिर्फ इस बात का होता है कि हम ऐसा क्या करके जा रहे हैं दुनिया से, जो आने वाली नस्लें हमें याद करें। जी बिल्कुल। उन्होंने तो ऐसा कुछ किया है ना, जिसकी वजह से हम उनको आज याद करते हैं, फक्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हाँ वो हमारे पूर्वज हैं। लेकिन आने वाली नस्लें कैसे कहेंगी हम ऐसा क्या करके जा रहे हैं? तो हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा निशान, ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक माहौल छोड़ के जाना है, जिससे आने वाली नस्लों को भी फक्र हो। जी बिल्कुल। और 1857 जिस वक्त मेवात के अंदर एक कोहराम मचा हुआ था, जी, क्योंकि हमारा पंगा मौजूदा सरकार से था। और मौजूदा सरकार क्या, ये समझ लीजिए उस जमाने की तुगलक फौज से था, उस जमाने की एक हिटलर फौज से था, जो मन में आता था करती थी। जी, तुगलकी फरमान, हिटलरी फरमान, कि जो भी आदेश उन्होंने दे दिया बस वही सही है, बाकी सब गलत है। जी। तो उन लोगों ने जितनी ताकत थी उनके पास, उन्होंने हम पर जुल्म ढाए। जी बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे पास जितनी ताकत थी हमने उसको बर्दाश्त किया। जी। तो उसी वक्त हमारे मेवात के अंदर एक हलचल हो गई कि भाई जिसको जहां जगह मिली वो, तो हमारे पूर्वज भी उस जमाने में 1857 में यूपी आ गए। जी। उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ, नवाबों का शहर जिसको कहा जाता है, जी। वहां से कुछ दूरी पर एक क्षेत्र है, जगह है, जिसका नाम है खुशहालगंज। खुशहालगंज वो किसी जमाने में जंगल था। तो हम लोग आके वहां पर रुके, हमारे पूर्वज। जी। तो अब जाहिर सी बात है, जंगल में आ तो गए, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? जी। खाने का भी तो संसाधन होना चाहिए। जी। तो फिर लखनऊ शहर के अंदर आबादी थी, जिसको आप लोग इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, घंटाघर वगैरह देखते हैं। वहां से करीब जहाँ खुशहालगंज की दूरी लगभग
जहाँ तक मेरा अंदाजा है 16-17 किलोमीटर के समथिंग है जी। हाँ, समथिंग बताया। तो वहां आके रुके थे, तो फिर रोजी रोटी की तलाश में हमारे पूर्वज मेन यहाँ आए, मेन सिटी लखनऊ में। ये वो दौर था जिस वक्त एक 13-14 साल का बच्चा गद्दी पे बैठा हुआ था, ब्रिटिश कद्र बेगम हजरत महल पूरे लखनऊ को कमांड कर रही थी, और उनके जो हमारे नवाब साहब थे जिनके ऊपर एक इल्जाम लगता 365 शादियां की, वाजिद अली शाह साहब, वो कैद होके रंगून जा चुके थे, कलकत्ता जा चुके थे, कलकत्ते में सॉरी उनकी कब्र है, कलकत्ता जा चुके थे। हाँ, तो उसी टाइम यहाँ भी विद्रोह, जाहिर सी बात है पूरे भारत में विद्रोह चल रहा था, गदर मची थी, तो यहाँ भी हो गया। तो जब रानी हमारी बेगम साहिबा को ये मालूम पड़ा कि भाई ये लोग लड़ाका कौम है और ये लोग शुरू से फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कभी बाबर के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, ये लड़ने वाली कौम है जी। तो उन्होंने हमारे पूर्वजों से कहा कि आप लोग भी हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हुए जी। उन्होंने दावत दी। अब हम लोगों के पास लड़ता ना करता क्या वाला हाल था जी, कि यहाँ रहना तो भी लड़ना है, मेवात से आए तब भी लड़ना है जी। और हम लोगों के दिल में भी था कि मेवात में इन लोगों ने हमने हमारा वतन छीना है, हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे जी। तो एक दिल में कसक थी कि हमसे मेवात छुड़वाया इन लोगों ने, हम यहाँ, तो हमारे पूर्वजों ने तुरंत उसमें हामी भर ली जी। और फिर बेगम हजरत महल की तरफ से जब यहाँ भी लड़ाई बढ़ गई, तो बेगम हजरत महल की तरफ से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ना शुरू करी। तो उस वक्त क्या होता था, तो हम लोग के पूर्वज जो रोज वहां से लखनऊ आते थे पैदल, और पैदल जाते थे जी। तो बेगम साहिबा ने कहा लड़ाई तो यहाँ होती है सिटी में, जहाँ पे हमारा रिहाइश है, आबादी है, तो ऐसा करो इन लोगों को यहाँ बसाओ। तो उस वक्त नदी के इस पार एक जगह बसाई गई जिसका नाम इरादत नगर है। इरादत नगर जी हाँ। और वो एक बड़ा पट्टा हमारे पूर्वजों के नाम बेगम साहिबा ने लिखा, जिसके कुछ कुछ कागज आज भी मेरे पास है जी। तो उसी में आज हमारी नस्ल के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्गों की नस्लें, रिश्तेदार सब लोग रहते हैं जी। वो जब से लेके आज तक हम लोग यहीं पे रहते हैं जी। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मुशीर साहब मेरा यही सवाल होगा आपसे कि आपने कहा कि मेवात से माइग्रेशन हुआ है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप मेवात में आप से गए हैं, आपका गोत्र क्या है? हाँ, मैं गोत्र से डैमरोद जी। और मुझे नहीं याद है कि मुझसे पहले मेरे परिवार का या दादा परदादा में कोई मेवात वापस गया कभी, कोई वापस। अच्छा, मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, तो हिसाब से ये कह पाना भी मुश्किल है कि मेरा वहाँ का पीछे का गांव कौन सा है, हमको गांव नहीं मालूम, गांव नहीं है। लेकिन गोत्र अपने बुजुर्गों से हमें पता है कि हमारी डैमरोद है, और डैमरोद हम लोग लिखते भी हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं जब पूछा जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ पे तो सीधे मेयो या मेवाती सर्टिफिकेट जो बनता है मेयो मेवाती जाति का, तो वो सीधे बन जाता है ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट में जी। लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं आपकी गोत्र क्या, तब उस वक्त हमारे बुजुर्ग भी वही जवाब देते थे, वही मेरा भी डैमरोद जी। अच्छा, मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगा मुशीर साहब आपसे कि जब यहाँ से बुजुर्गों ने प्लान किया था, हिजरत जब की थी, तो उनके साथ कितने लोग हिजरत में गए थे यहाँ से, ऐसा कुछ बताते हैं? सुना है हाँ, बड़ी तादाद थी, और काफी बड़ी तादाद थी, जिससे पूरा एक गांव बस गया जी। और उसी पीरियड में हम लोग आए डालीगंज क्षेत्र के अंदर, और उसी पीरियड में एक जगह बसी अलीगंज, लखनऊ के अंदर एक क्षेत्र है अलीगंज, ततारपुर जी। वो ततार खान साहब जो है वो वहाँ के मेन वो थे। तो वहाँ पे आज भी बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, इधर से उधर चले गए, कुछ लोग अभी भी रहते हैं, काफी लोग रहते हैं जी। तो लेकिन ततारपुर भी वो पूरा मेयों का था, आज भी कब्रिस्तान का नाम ततार खां के नाम से बहुत बड़ी जमीन पे कब्रिस्तान है, वहाँ बाग वगैरह थी ततार खां साहब की। अच्छा, अब आपने जैसे बताया कि मेवात में आपको अपना गांव का नाम नहीं पता, गोत्र का नाम पता है, तो अभी जहां आप रह रहे हैं लखनऊ में कितनी मेव आबादी है वहां पे लगभग? अगर पूरे लखनऊ शहर की बात करते हैं तो 16,000 के 16,000 मेव आबादी है। अच्छा, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी करीब मान के चलिए 3.5 से 4 के बीच। अच्छा, जैसे मेवात से हमारे आपके बुजुर्गों ने प्लान किया था, हिजरत यहाँ से कर गए थे वो, तो किसी भी समाज की
कल्चर रीति रिवाज होते हैं, तो कोई इंसान कहीं भी चला जाए तो उसके साथ उसका रीति रिवाज और कल्चर ज़रूर जाता है। तो जब वहाँ पे आपके बुज़ुर्ग हिजरत करके गए होंगे तो उनके साथ उनका रीति रिवाज और कल्चर साथ में गए, ये बेसिक सी बात है, ये चीज़ विरासत में मिलती है। तो क्या मेवात में जो कल्चर था, वो रीति रिवाज थे, वो आपके बुजुर्ग वहाँ लेके गए थे, क्या वो अभी भी जिंदा हैं या फिर ख़त्म हो गए हैं? कुछ चीज़ें अभी जिंदा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है शकराना, शक्कर का खाना कहलाता था किसी ज़माने में, अब वो सिर्फ लफ्ज़ आ गया शकराना। वो मुझे नहीं लगता कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे दौर तक के रहा, मैंने देखा है। और शायद उसको, या हो सकता है भाई अब घी का मामला है, हर आदमी अब हजम ना कर पाता। मेरे कौम तो शुरू से ही फ्रीडम फाइटर रही है, मेहनत कश रही है और काश्तकारी में आगे रही है, तो उसको तो खाना हजम होना ही है जी। लेकिन कॉमन लोग जो बैठ के खाते हैं उनके बस का नहीं है कि कितना घी हजम करना। शायद इसीलिए या महंगाई के मारे, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो भी सिस्टम अब धीरे धीरे कम हो गया। नहीं, हमारे क्या सिस्टम था शकराने का, वो मेव बारात शादियों में बनता ही बनता था हर हाल में। और अभी मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं गया था, मेरे पापा बताते थे, पापा बताया, पापा ने, हालांकि मेरे पापा भी है, तो पापा मेरे बताते थे पहले कि एक रस्म होती शादियों में पटरा खींचने की। पटरा खींचना जी, हाँ, पटरा खींचने की। वो पटरा में खींचातानी होती थी कि साहब उसको भी, क्योंकि जो लड़ाका होते हैं उनको लड़ाई का बहाना ही चाहिए जी, वो अपनी ताकत दिखानी है। तो पटरे में ये होता था, जो पटरा खींचेगा, चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, वो लेके जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन वो मैंने लखनऊ शहर के अंदर नहीं देखी थी, लेकिन मेरे पापा बताते थे उनके बचपने में होता था ऐसा। तो एक जगह मैं गया था, फतेहपुर गया था, वहाँ पे मेरी रिश्तेदारी भी है, ससुराली, तो मैं वहाँ वो रस्म मैंने देखी। अच्छा, पटरा खींचने वाली। हाँ, वहाँ रस्म मैंने देखी, वो अपनी आंखों से। अच्छा। और अभी भी होती है, ये ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 5-6 साल पुरानी बात है, मैंने वहाँ पे वो रस्म देखी। अच्छा। तो इसी तरह से जैसे हमारी ससुराल जो है ना, हमारी वाइफ जो है वो जिला अमेठी, अच्छा, जगदीशपुर की, वो भी पूरी बस्ती में होगी है। अच्छा, बस्ती पूरा कस्बा में होगा, लगभग आबादी में होगी है। अब उसके बाद वहीं जहाँ जिस गांव की वो रहने वाली हो, तो जगदीशपुर में आके रह रही है, तो जो उनका गांव है मेन शिवड़ा, वो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी एक बार लिया है, वहाँ भी में रहते ठाकुर रहते। अच्छा, और एक चीज मैंने और गौर करी है कि भारत के किसी भी कोने में हो, जैसे कहते नहीं, लोहे से लोहा ही टकराता है, भारत के किसी कोने में जहाँ ठाकुर होंगे, मेयों का पंगा वही होगा, बाकी दूसरी कास्टों से नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये आप कभी भी गौर करिएगा, ये मैंने आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताया है। अच्छा। जहाँ ठाकुर होंगे, मेयों का पंगा वही होगा। अच्छा। बाकी किसी जाति वालों से पंगा ही नहीं होगा उनका। अच्छा। जी, वहाँ पे, वहाँ भी जब जाएंगे ना, वहाँ पे भी बड़े अजीब अजीब वाक्य हुए हैं। और एक जगह और है, मेरे साड़ू रहते हैं, मोहनगंज जी। वहाँ पे तो, हाँ, वहाँ पे तो हमारी कौम के कलेक्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, वो वहाँ का पूरा सिस्टम, वो उन्हीं के परिवार से ही हमारा साड़ू भी है। अच्छा, हाँ, वो कलेक्टर थे, मौसम खान साहब में होते, अंग्रेजों के समय में। हाँ हाँ, कलेक्टर बोले तो जो अब तो एक सिस्टम बदल दिया, कलेक्टर तो डीएम को कहने लगे हैं इस दौर में, लेकिन उस टाइम का कलेक्टर कहलाता था, कलेक्टर उसको कहते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्टर, जो लगान हाँ, लगान करता था, उसको कलेक्टर कहते थे। वो एक पद होता था कलेक्टर का। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे हिंदुस्तान में, जहाँ भी कलेक्टर है वहाँ पे डीएम आवाज कहलाने लगा, तहसील कहलाने लगी, लेकिन पुराना नाम उसका कलेक्टर है जी। तो वो जो है कलेक्टर पद हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, तो क्योंकि डीएम पद उस वक्त नहीं था, डीएम की पोस्ट नहीं थी, तो वो कलेक्टर जो थे मौसम खान साहब थे जी। और उन्हीं के मतलब परिवार से ही, उन्हीं की नस्लों में से ही हमारा साड़ू है जी। और उनका बाकायदा वहाँ पे मकबरा बना हुआ है, मौजम साहब का। वो वहाँ का रेवेन्यू इकट्ठा करके लखनऊ देते थे ना, नवाब साहब को लगाने। अच्छा, और ये लोग इकट्ठा वहाँ करते थे। हाँ, लखनऊ आता था उनका लगाना, और लखनऊ से लगभग मान के चलिए कि 100 किलोमीटर के लगभग दूर है। उस जमाने में 100 किलोमीटर कैसे तय करते होंगे, इस जमाने में गाड़ियां हैं,
हैं तो घोड़े वगैरह से, ऊंट वगैरह से ही हो सकता होगा। जी बिल्कुल। अच्छा मुशीर साहब, हम रीति रिवाज पर बात कर रहे थे। अच्छा, जैसे पहले समय में आपने सुना भी होगा कि मेयो कौम जो है बहुत मेहमान नवाज भी रही है। ये हमारे बुजुर्ग 3-3 दिन बारात को रोकते थे अपने घर पर। बाहर का बहुत बड़ी मेहमान नवाज रही, ऐसा किसी और कौमों में नहीं देखा गया है। इसके अलावा जैसे अभी भी यहाँ पे एक रीति रिवाज है हमारे यहाँ पे कि जैसे लड़का या लड़की की शादी है और उसकी शादी 20 तारीख की है और आज 1 तारीख है, तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले, उसके घर परिवार मोहल्ले वाले सब उसको दावत करते हैं उसकी अपने घर पे। हमारे यहाँ पे उसको बोला जाता है नौतना। सब उसको अपने घर पे, आज सुबह हमारी है, शाम को उसके है, तो उसके जो लड़का है लड़की, वो अपने घर का खाना नहीं खाता है, मतलब खा भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं दावत हुई है तो यहाँ पे उसको नौतना बोलते हैं। क्या ये रीति रिवाज है अभी वहाँ पे? आपके वहाँ पे काफ़ी घर बता रहे हैं जैसे। हाँ, आपने सवाल सही किया है। वो चीज तो नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है जी। अब वक्त के हालात ने धीरे धीरे चेंज कर दिया होगा। जैसे हमारे यहाँ शादी होती तो जो भी हमारे मोहल्ले के या जो हमारे रिलेशन के लोग होते हैं वो दूल्हा के लिए और दुल्हन वालों के यहाँ दुल्हन के लिए जी। शादी से पहले बता रहा, 2 दिन 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है ये काम। अच्छा। लेकिन वो नाश्ता लेके आते हैं। अच्छा, नाश्ता लेके आते हैं। हाँ, और नाश्ता इतना होता है कि पूरा घर खाता है। अच्छा, हमारे यहाँ उसे मेवाती भाषा में उसे रोटी करना बोलते हैं। भाई आज आपके लड़के की हमारे घर पे रोटी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो है ना, वक्त के साथ नाम बदले, कुछ डिजाइन बदले। अभी भी जैसे हमारी जब शादी थी तो हमारे क्या 4-6 लोग सुबह नाश्ता लेके आ जाते थे 10-11 बजे के टाइम। और एक आदमी एक दिन लाता था, कभी मोहल्ले का कोई लाया, कभी कोई फूफी लाई, कोई खाला लाई, जिसको जैसे पड़ता था ना। तो इतना नाश्ता होता है कि मतलब 10-20-25 लोग खा लेंगे जी। और उसके घर पे लेके जाते हैं। लड़की वालों का भी यही होता है जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था, सकराना का। वो जो सकराना है वो मेयो कौम की फेवरेट डिश रही है, जैसे हम बोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं। वो मैंने कहीं किसी और बिरादरी में देखा नहीं। मैंने हालांकि बहुत सी बिरादरियों के लिए भी काम किया। पहले मैं सर्व समाज सेवा में था, तो उसी बेस से मुझे अवार्ड वगैरह भी मिलते थे। लेकिन जब मुझे लगा कि यार मेरी खुद की कौम इतनी पिछड़ी हुई है, तो इतना तो शायद मेरे जिंदगी में वक्त भी नहीं है कि मैं सबको कुछ कर पाऊँ। अपनी कौम के लिए कुछ करता हूँ। तो मैंने जब दूसरी कौमों को भी देखा भी है, पास से पढ़ा भी है और उनके लिए काम भी किया, तो मुझे मालूम है वो रिवाज पूरे भारत में किसी कौम के पास जी। वो सकराना है, वो जब दुल्हे जी, जब मेहमान नवाज जी, जब दुल्हे या दुल्हन को नौतते हैं तो वो जो सकराना आप जैसे बता रहे हो, वो सकराना उस दुल्हे या दुल्हन को स्पेशल वही खाना दिया जाता है। चावल होते हैं उसमें, ऊपर से उसमें शक्कर है तो शक्कर डाला जाता है, नहीं तो घी उसके ऊपर, उसमें देसी घी और बूरा, ये होता है। देसी घी, शक्कर और चावल देसी घी, और अब तो बूरा डालने लगे हैं, शक्कर बहुत कम मिलने लगी है। हमारे यहाँ शक्कर चलती है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, दिल्ली वहाँ का देवबंद का मौलाना, दिल्ली का पीर और भोपाल की चाय और मेवात की खीर भी मेवात की बहुत फेमस है। आपने इंशाल्लाह आप आएंगे? मैं कभी मेवात गया नहीं हूँ, और ना मुझे ये भी याद है कि मेरे परिवार का मेरी जानकारी में कोई शख्स नहीं गया है, ठीक है ना। और जाने की बड़ी तमन्ना है। और यही नहीं, ये तो मेरा नसीब कह लीजिए कि मेरा नसीब खराब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने दुनिया के कई मुल्कों में सफर भी किया हुआ है जी। और हाँ, बहरीन भी मैं गया हूँ, लीबिया भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, सऊदी अरबिया भी गया हूँ, नेपाल भी 2-3 बार हो आया हूँ जी। लेकिन इत्तेफाक ये देखिए कि मैं अपना वतन, अपने पूर्वजों के वतन नहीं जा पाया। ये नसीब है। और दिल्ली भी मैं 3-4 बार गया हूँ, ऐसा नहीं। बॉम्बे भी रहा हूँ 7 साल। अच्छा। 11 बार बॉम्बे गया और नैनीताल भी 3-4 बार गया। लेकिन वही कह रहा हूँ ना, पता नहीं क्या नसीब में है कि एक सिस्टम नहीं बन पाया आज तक। और तमन्ना बहुत है, लगाव बहुत है नेपाल से, वहाँ अपने मेवात से बहुत लगाव है। ये दिली इच्छा है कि मैं एक बार अपनी आंखों से उस मेवात को देखूं जहाँ से हमारे पूर्वज आए थे। वो बाला का किला, सब वीडियो में मैंने एक जगह को देख रखा है। अच्छा। वीडियो में मैंने बाला का किले को भी पूरी तरह से देख रखा है, नूह को भी देख रखा है, बड़गली चौक को भी देख रखा है। जो फेमस जगहें हैं मैंने देख रखी हैं। लेकिन
अब देखो अल्लाह ताला कब अपनी आंखों से रियल में दिखाता है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप आएंगे और आपके हम अपनी तरफ से आपको दावत दे रहे हैं, जब भी आपका दिल चाहे आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पे। जी बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। और अच्छा मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ जी। आपने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम सुना होगा, जावेद मियांदाद। जी बिल्कुल, जी सुना है ना? जी सुना है जी, वो भी मेयो है। जी, मेव हैं और मुझे लगता है कि वो डेमरोत गोत्र से ही हैं, ये भी शायद। और उनकी मैंने इतना भी सुना है शायद लखनऊ में उनके कोई रिश्तेदारी थी। ये हमारे परिवार से हमारे परिवार से मतलब हमारी एक रिलेशन में और उसी पता है ना पूरे क्षेत्र में हम ही लोग थे पहले जी। तो उसी में थे नबीदाद भाई जी। वो हमारे पापा के फूफा वगैरह लगते थे जी। तो ये लोग दो भाई थे, नबीदाद और खुदादाद। जी। हाँ, तो खुदादाद जो है पाकिस्तान चले गए, उन्हीं के बेटे हैं जावेद मियांदाद। अच्छा। और हाँ, उनकी बेटी नबीदाद साहब के बेटा कोई नहीं था, एक बेटी थी और अभी उसकी शादी भी हो गई, बच्चे अच्छे हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली मान के चलिए कि 3-4 साल पहले वो मकान बेचा है। अच्छा, यहाँ से लखनऊ से वो अपनी ससुराल चली गई, उसका कोई बेटा था नहीं उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो भी डेमरोत है और अब उसको परिवार ही कहेंगे कि हमारे परिवार से है। बिल्कुल कहेंगे, उसमें तो दो राय नहीं है ये तो। और अभी आपने एक बात छेड़ी थी मेहमान नवाजी। जी बिल्कुल। आपको बताऊं, मेहमान नवाजी जब आप इतिहास को पढ़िए या इस्लामिक कल्चर को पढ़ लीजिए या इंडिया का कल्चर पढ़ लीजिए या दुनिया के किसी भी जाति धर्म का कल्चर पढ़ लीजिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो मेहमान नवाजी मिलती है वो मिलती है अरबियों की जी, एक नंबर पे। और उसके बाद दूसरा नंबर मेयो कौम का है। अरबियों की मैंने इसलिए बताई कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने एक नाम सुन रखा होगा, हातिम ताइगा। हाँ, हातिम ताई का नाम सुना है, कई बार उसके एपिसोड वगैरह भी आते हैं। एपिसोड तो कहानी काल्पनिक बना रखी है, लेकिन अगर उसकी रियल जैसे पड़े। हाँ, हातिम ताई के पास एक घोड़ा हुआ करता था। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे क्या हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर चेतक घोड़े का बहुत महत्व है। हम चेतक महाराणा प्रताप के घोड़ा मशहूर है। जी हाँ। क्योंकि वो घोड़े के अंदर कुछ ऐसी खासियतें थी जिसको आम घोड़ों में नहीं पाया जाता था। बिल्कुल। तो इसी तरह से हातिम ताई का भी घोड़ा बहुत मशहूर था। तो उसने अपने मेहमानों के लिए उस घोड़े को काट दिया था, ज़िबा करके खिला दिया था, जबकि उसके पास एक ही संसाधन था, वही घोड़ा। तो इससे मालूम पड़ता है बहुत सी चीजें कि मेहमान आए तो सब कुछ कुर्बान। और दूसरी कौम है मेयो। जी। मेयो मेहमान नवाज भी होती है और दिलेर भी होती है, बहादुर भी होती है। इसने हर जगह पे अपना एग्जाम्पल पेश किया हुआ है, अपना नमूना रखा हुआ है। जैसे 12,000 शहीद एक साथ हुए, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी शहादत है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलता है कि एक साथ एक जाति के लोग एक दिन में इतने एक साथ शहादत पाई, कहीं नहीं मिलता है। 12,000 तो 1527 में हुए, बाबर और राणा सांगा के खिलाफ जब युद्ध हुआ था। उससे पहले अगर हम जाएं तो जो बलबन और मेयो के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें मलका मेयो उस पहले, फिर काकू राणा बालेत ने मेयो का नेतृत्व किया था, उसमें जो वो किताब है उसकी क्या है, उसका नाम है फिरोज शाही तुगलक के दौर में जो लिखी गई थी, उसमें बलबन के जो दौर में लिखी गई थी उसमें 3 लाख मेवातियों के शहीद होने का जिक्र है। और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में भारत के अंदर किसी भी कौम का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि उस कौम ने 12,000 पे नहीं मिलता है, 12,000 का नहीं मिलता है, 12,000 भी नहीं मिलता है। वही एक, थोड़ी। हालांकि मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा अभी तक के, मुझे मिली नहीं है शायद, लेकिन मैंने ये बलबी वाली पढ़ी है, राजा हसन खां वाली पढ़ी है जी। और कुछ किताबें मैंने विदेश से भी मंगवाई है। अच्छा। ठीक है, होता क्या है मैं आपको बताऊं, वो बुक हमारे तारीख फिरोज शाही बुक है, तारीख फिरोज शाही। हाँ, तो अब मैं मंगवा लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। होता क्या है,
हमारे लोग जो एक चीज को पकड़ के चल रहे हैं कि भाई अगर इंडिया का कोई भी हमारा फ्रीडम फाइटर है, अगर उसने अच्छा किया तो हम अच्छा कहेंगे, ठीक है ना, वो हमारा अपना इंडिया का है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू, उसका धर्म कुछ भी हो। जैसे भगत सिंह है, हम लोग भगत सिंह की तारीफ करते हैं, बिल्कुल, हमको धर्म से मतलब नहीं है, वो हमारा इंडिया का। लेकिन अगर यही तारीफ वो लोग करें जो विदेश के, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, हम मेव हैं, हम मेव का इतिहास लिखेंगे तो ये अच्छी चीज है, लेकिन हाँ वो मजा नहीं आएगा जब कोई बाहर का, अदर जाति का, और कंट्री भी इंडिया के बाहर का हो, जब वो जब लिखेंगे, हाँ, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। इसी टाइप से मैंने एक दो किताबें विदेश से भी मंगवाई जो विदेशी राइटरों ने लिखी हैं, और वो उस वक्त 1857 में इंडिया में थे, तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा। उसमें भी मेहमान नवाजी नंबर 1 बताई है। ये उस पीरियड का काल है, ये उस समय का वक्त है जिस वक्त मेवों की जान पे बनी हुई थी। रूपड़का के गांव में आग लगाई जा रही थी, मेवात के अंदर तबाही मची थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहमान नवाजी नहीं छोड़ी। ये रूपड़का का जो आपने जिक्र किया है, अगर उस किस्से को हम पढ़ते हैं आज भी तो आंखें बहुत नम हो जाती हैं। बड़े तरीके से उन्होंने सजा के उसे लिखा है कि पहले हमने उनको अपने पास आने दिया, जब वो हमसे 100 मीटर दूर रह गए तब हमने उन पर गोलियां और उन पर हमला चालू किया, उसके बाद वहीं पर वो ढेर हो गए। जब इसको हम पूरे तरीके से इस किस्से के सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा मसीर भाई कि देश में अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहली जो फांसी दी गई थी वो एक मेव योद्धा को दी गई थी। जी आवाज़ आ रही है मसीर जी? जी 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 पहली जो जी वो मैं जानता हूँ चांद खां मेवाती ने सबसे पहले आवाज नहीं 1857 में नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1834 में जो पहली फांसी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो थे शहीद करीम खान रंगाला गांव से। उसने अंग्रेज फेजर को गोली मारी थी। बहुत उसको तमंचेधारी के नाम से, शार्प शूटर के नाम से जाना जाता है मेवात में आज भी। उसके नाम से वाइस चांसलर थे। फिरोजपुर झिरका में जो फ्रेजर था उसको गोली मारी थी, फिर 1834 में उसको फांसी दी गई थी। ये देश की अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली पहली फांसी थी और वो भी एक मेव था। बेशक बेशक, कोई संदेह नहीं है जी। देखिए हमने भी क्या कहा, अभी हमने क्या कहा, अगर मैं अपनी कौम, अपने घर की बड़ाई करूंगा तो ठीक बात है, लेकिन चार चांद नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे वो अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है जिसमें अंग्रेज कह रहे हैं कि वाकई वो दौर था मेवों का कि वो भगदड़ मची हुई थी और उनके पास खाना नहीं था, उनके जान के लाले थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारे साथ ऐसे सलूक किया जैसे घर में कोई मेहमान आता है। जब ये मैं पढ़ता हूँ ना तब मेरे दिल को मतलब एक अजीब सी वो होती है खुशी कि यार हमारे बुजुर्ग इतना भोगे गए कि जिनके खिलाफ है वो कह रहे हैं कि मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, मेहमान नवाजी भी बराबर करते हैं, दुश्मनी भी बराबर की रखते हैं। हाँ, ये होना चाहिए, दुश्मनी के टाइम पे दुश्मनी भी, लेकिन घर आया मेहमान मेहमान होता, चाहे दुश्मन हो कोई भी घर आ गया हमारा दुश्मन तो मेहमान है हमारा भाई जी। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक और अपने तरफ से एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप जो है कोट और बहीन की लड़ाई के बारे में पढ़े, उसमें ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, एक हल्की फुल्की लड़ाई थी जो बड़ा रूप ले गई थी। उसमें आपको एक मेहमान नवाजी, एक एकता अटूटता का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें पाएंगे कि उसमें शाम होने के बाद, अगर शाम हो जाती थी तो लड़ाई बंद हो जाती थी। उसके बाद अगर किसी का माल ख़त्म हो गया, खाना पीने का टाइम हो गया तो लड़ाई बंद हो जाती थी, एक दूसरे से समझौता करके। ये मेवों की लड़ाई थी जो बहुत ही अलग तरीके से लड़ी गई थी। ये एक में बहुत बड़ा उदाहरण है इसका भी। देखिए पहले के लोग, जाति धर्म की मैं बात नहीं करता हूँ, जाति धर्म की बात तो बहुत घटिया लोग करते हैं जी। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो उनकी जाति धर्म कोई भी हो, सब हमारे अपने हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारे अपने हैं जी, ठीक है ना। और इस्लाम ने हमको एक सिस्टम समझाया है, जिस धर्म से हम जुड़े में हैं उस धर्म ने हमको एक सिस्टम समझाया कि 40 घर आपकी हद है पड़ोसियों की, 40 आगे 40 पीछे, 40 अगल 40 बगल जी, ठीक है ना जी। अब वो 40 घर किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं, और इस्लाम कह रहा है कि उनको भूखा देख के आप खाना नहीं खा सकते, आपकी जानकारी में अगर उसमें से कोई भूखा रह गया। तो ये हमारा कल्चर रहा है भाई,
तो हम धर्म जाति की बात नहीं करते, लेकिन पहले के लोग उसूलों की लड़ाई लड़ते थे, अब लोग अपने पर्सनल जाति मफाद की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। पहले तो लोग उसूलों की लड़ाई लड़ते थे भाई, वो लोग ही अलग थे। शायद हमें लगता है कि ऊपर वाले ने वैसे लोग सोच के लोगों को पैदा करना ही बंद कर दिया। जी बिल्कुल मुशीर जी, मैंने अब आपके संगठन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपके संगठन के बारे में जानकारी ली। आपका संगठन कई राज्यों के अंदर काम करता है, खासकर वहाँ पे जहाँ लोग माइग्रेशन करके चले गए, जहाँ मेवात से जिन लोगों ने हिजरत की है उनके पक्ष में आपका संगठन बहुत ज़ोर शोर से काम करता है। मैंने आपके राजस्थान में भी आपके संगठन से जुड़े हुए काम देखे, एमपी में भी देखे, दिल्ली में भी मैंने देखा, ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए थे जो आपके संगठन से। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं जानना चाहूँगा, जो आपने संगठन बनाया है ये किस उद्देश्य से बनाया था? मैं आपको बताता हूँ, और आपके जरिए हमारे जितने वाले देखने वाले दर्शक या श्रोता सुनने वाले हैं, इन सबको मैं इसके जरिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, और जो हमारे संगठन और चल रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद मेरी इस बात से उनके अपने संगठन के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा काम करने का। मैं बताता हूँ कि मैं पहले सर्व समाज में था और एक समाज सेवी के रूप में काम करता था। मेरा अपना संगठन कोई नहीं था, मैं दूसरे संगठनों के साथ काम करता था। उस वक्त मुझे कई बार सम्मानित भी किया गया। फिर क्योंकि मेरी नजर में जो मेयो की छवि थी बहुत खराब थी, ये आपको दिल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी मेयो के बारे में पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। लेकिन जब मैंने लखनऊ के अपने मेयो के घरों को देखा था तो मैं सोचता था यार ये मेयो होते हैं तो इससे अच्छा है कि मेयो ना होता मैं। तो एक वातावरण बना हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैंने जब सोचा कि यार देखता हूँ कि इनका क्या है, तो मैंने कुछ किताबें वगैरह मेरे हाथ में लगी। मेरे दोस्त यार थे जो सर्व समाज में थे और दूसरे समाज के लोग भी थे, तो उन्होंने मुझे दो किताबें मुझे मेयो कॉम से रिलेटेड थी। उनको मालूम था कि ये मेयो। जब मैंने पढ़ा मैंने सोचा कि यार इनको खुद नहीं मालूम कि मेयो कैसे होते हैं, हमको खुद नहीं मालूम, खाली हम नाम पे जी रहे कि हम मेयो है या मेवाती हैं, हमको तो अपना इतिहास ही नहीं पता। तो जब हमको ही नहीं मालूम तो आने वाली नस्लों को कैसे बताएंगे। बिल्कुल जी। तो फिर हमने इसके ऊपर सर्च चालू की, बहुत लंबी इसकी ऊपर सर्चिंग करता गया कि आखिर ये कैसे है, क्या है सिस्टम पूरा, कौन लोग होते हैं इसमें, कैसे चलता था सिस्टम पहले। तो पढ़ा तो वो चीजें जानने लायक हुई जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार मैं किस कौम का, शेर का बच्चा बकरी के साथ खेल रहा है। अब वही कह रहे हैं ना, शेर का बच्चा बकरी के साथ खेल रहा है, तो यार बड़ी अजीब बात हो गई। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपना देखता हूँ इसके संगठन कितने हैं, इसके ऊपर लोगों ने क्या काम किया, आखिर ये इनकी ये दुर्दशा कैसे बनी, ये इतना पीछे कैसे चले गए। तो फिर हमने, हमारे दोस्त है, कुछ वकीलों की टीम है और कुछ जानकार इंजीनियर, कुछ समाज सेवी, उनको लेके मैंने एक टीम बनाई। और उस टीम को हम लोगों ने एक प्लान किया कि नेट के ऊपर चाहे वो कैसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, कैसी भी नेट से रिलेटेड जगह हो, वहां पे अब तक के कितने फोटो, कितनी न्यूज़ें, कितनी वीडियो मेयो कॉम की तरफ से डाउनलोड की गई है, वो सारी इकट्ठा करो। तो मैं आपको बताऊं वो कितनी रही होगी जो मेरे पास इकट्ठा हुआ डाटा। जी बताइए। करीब 3.5 टीबी। 3 टीबी मतलब टीवी का हिसाब क्या होता है? जीबी 1020 की शायद। जीबी मुझे हाँ टीवी, टेलीविजन सुनाई दिया मुझे, टीवी, जीबी में समझ गया। तो इकट्ठा हो गया। अब उसको देखा फिर हम लोगों ने कि भाई इसको चेक करो। तो उसमें कहीं कोई फोटो था, कोई ने अपनी पोस्ट डाली थी, कहीं ने कुछ डाला था। हमने देखा उसको तो कि आखिर इतने संगठन आए। मुझसे पहले कई संगठनों ने काम किया है, जिसमें से मैं एक दो का नाम भी लेता हूँ। एक आया मेवात का, आपका उसका नाम है ऑल इंडिया मेयो सभा। ऑल इंडिया मेयो महासभा? नहीं, मेयो सभा। अभी आप सुनिएगा। को हमारे चौधरी ये रहीम खान साहब, हाँ, उन्होंने बनाया। उसके बाद आया ऑल इंडिया मेयो महासभा। पहले ऑल इंडिया महासभा था, फिर ऑल इंडिया मेयो महासभा। ये बनाया गया मध्य प्रदेश से जी, वो दिल्ली से बनाया गया, दिल्ली से, ये आगरा से। तो इसको शमशुद्दीन साहब ने बनाया।
जिसमें आपके मेवात के भी कुछ लोग हैं। उसके बाद फिर 1-2 संगठन, 3 संगठन आए। अब मैं सोच रहा हूँ इतने संगठन आए, आखिर इन संगठनों के नाकाम होने की वजह क्या रही जी। उस पर हमारी टीम ने सर्च किया। 4, 5, 6 संगठन लगभग रहे होंगे। सर्च किया तो जानते हैं सबका निचोड़ एक ही था, गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गए। बिल्कुल गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गए, क्योंकि मैंने ये देखा कि उसमें से किसी के पास भी कोई प्लान नहीं था काम करने का जी। भाई मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, ये सच्चाई है। दुनिया में जो आया उसको ज्यादा है। बिल्कुल मेरी जगह जो आएगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। एक लौता संगठन ऑल इंडिया मेवातियों का है, ऑल इंडिया मेवाती समाज एसोसिएशन, जिसमें ऐसा नहीं है। जहां से मैं हटूंगा दूसरा जो भी आएगा वहीं से पकड़ेगा जी। उसको गाइडलाइन के बाहर नहीं जाना। गाइडलाइन के बाहर जाने का मतलब फिर वो अध्यक्ष नहीं है। एक हम लोगों ने उसको एक सीमा और एक धागा दे रखा है कि पैसे की सीट पे चलना है। सारी प्लानिंग तैयार है, हमारी सारी प्लानिंग तैयार है, कोई भी चीज हटके नहीं है। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ भाई, हमारी कौम में हम लोगों ने एक सिस्टम रखा कि इसकी पहले गणना होना चाहिए जी। मेयो गणना। अंदाजे तो बहुत होते हैं, कोई कहता है 30,000 है, कोई 25,000 है, कोई 5 लाख है, 50 लाख है, जो मर्जी आप लगा लो आंकड़ा के, आंकड़ा ही तो लगाओगे आप जी। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर मोहर कैसे लगाओगे कि ये एकदम सटीक है। जी। हमने कहा मोहर लगाने का इंतजाम करते हैं। तो मेरी मैं नाम नहीं लूंगा, भी हो सकता है लोग बुरा मान जाए इस इंटरव्यू को देख के भी। मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने भी गणना कर रखी है जी। ये उनका कहना है। मेरे हिसाब से कोई गणना वणना नहीं करी है। हाँ। टाइम खराब किया सभी लोगों का जी। ये मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात भूल लगे। अगर जब मैंने उनसे सवाल किया अगर आपने गणना कर रखी है तो अगर आपको बताइए कि आपके मोहल्ले के अंदर 25 तारीख को कितने नौजवान जो है 18 साल के हो रहे हैं जी। हमने कहा बताइए 25 तारीख को आपके मोहल्ले में कितने नौजवान 18 साल के हो रहे हैं जी। प्ले देखना पड़ेगा। हमने कहा आपको अपने मोहल्ले का मालूम नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान की गणना की बात कर रहे हो कि ये नामुमकिन है। हाँ, उन लोगों ने प्रयास जरूर किया, कोशिश जरूर करी थी हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन उनके साथ एक मजबूरी थी, उसको भी समझना होगा, उसकी मजबूरी को भी समझना होगा। भाई उनके पास संसाधन नहीं थे। बिल्कुल जी। कहीं पे एक घर है, कैसे जाएंगे बेचारे वो? अब वो किराया भाड़ा फूकेंगे और संसाधन थे नहीं, तो उस टाइम पे गणना करना बहुत नामुमकिन चीज थी, मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल था। अभी 2 इलाके ऐसे जहाँ एक ही 2 घर है हाँ, उस शहर के अंदर, उस प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, तो आप उस प्रदेश में खाली एक आदमी का ब्यौरा लेने जाएंगे, पता भी नहीं है कि है या नहीं है। हाँ, और आपको ये भी नहीं पता वो रहता कहाँ पे है। तो ये चीज थी। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, उनसे सवाल भी किया, मैं समझ भी रहा था कि साहब ये बताइए कि आपने गणना काहे भी की? कहने लगे मैंने रजिस्टर पे लिखा। अच्छा, अब थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। उन्होंने रजिस्टर पे लिखी, बेशक उनको अधिकार है रजिस्टर पे लिखने का, हम वहां पर सभी रजिस्टर पे लिखे, लेकिन यार वो रजिस्टर किसके पास है? आपके पास। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आपने उस रजिस्टर में क्या लिखा है? बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूं तो अच्छा, रजिस्टर पे लिखा हुआ कौन? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी इंडिया में होगा जिसको लाखों के नाम याद हो, लाखों की संख्या के बारे में जानकारी हो, ये याद हो, पढ़ के तो बता देगा, नामुमकिन चीज है, ठीक है ना। तो इसी चीज को लेके हमने कहा कि वो गणना हमारे काम की नहीं, हम लोगों ने एक फॉर्म तैयार करवाया जी। तो गणना के नाम से एक फॉर्म तैयार करवाया, तो उस पर गणना होगी और उसके लिए हमारी एक वेबसाइट बन रही है जी। उस वेबसाइट पे डाउनलोड कर देंगे, ताकि अब एक मिसाल देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी भी व्यक्ति, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथी देख भी रहे होंगे या भविष्य में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसी चीज होती है जो हमेशा के लिए होती है, बिल्कुल देखेंगे तो उनके काम आएगी। मैं अपने संगठन के लोगों के लिए भी मैंने पहले शुरू में एक वर्ड बोला था कि उनके भी काम आएगी ये जानकारी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो हम लोगों ने जब पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया, तो हम लोग ये नहीं होता कि हमने बनाया इसको लागू कर दो, ना ना ना, मैं तो थोड़ी हूँ, मैं अपनी कौम का एक इतना सा सिपाही हूँ। मजबूरी मेरी है कि मैं इस पद पे बैठा हूँ, जब कल कोई और आएगा तो वो बैठेगा, मैं मेरा अपना नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मैंने एक शब्द और भी कहा था कि राजनीतिक के
गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो हमने अपना संगठन बनाया तो हमने उस वक्त एक शपथ पत्र दिया है कि भारत में होने वाले निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी चुनाव में मैं भाग नहीं ले सकता। ये पहला काम, ताकि होता क्या ना, मैंने भीड़ इकट्ठा की, साहब मैं तो मंत्री बन गया, मैं तो विधायक बन गया और बाद में कौम को छोड़ दिया। सबसे पहले इस चीज को खत्म करो। और जब मैं नहीं बन सकता, मेरे परिवार का भी कोई, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। आप लड़ो, हम आपके साथ रहेंगे। मेरे परिवार का जो अध्यक्ष पद पे, और बाय द वे मेरे परिवार का आदमी मेरा कहना नहीं मानता है तो हो सकता है सगा भाई ना माने, बिल्कुल, तो मैं उसके मंच पे नहीं जाऊंगा और किसी भी तरह से उसकी कोई हेल्प चुनाव में नहीं करूंगा। बाहर का कोई आदमी लड़ेगा उसकी करूंगा। तो इसलिए मैंने टिपिकल कर दिया थोड़ा सा, ताकि जो भी अध्यक्ष बने उसको भी ये चीज ध्यान में रहे कि राजनीति की भेंट नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, हमारे क्या एक सिस्टम और भी है कि जैसे सपोज दैट आपको मैंने चीफ गेस्ट बनाया, आप मेरे प्रोग्राम में आए और कौम के आप हैं और कौम के आप मंत्री भी हैं, लेकिन आप अपने मंत्री पद का नाम हमारे मंच पे नहीं ले सकते। आप होंगे किसी पार्टी के मंत्री, मेरा उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मंत्री आप एक स्टेट के हैं, प्रोग्राम जो हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नाम लेंगे, आप अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, बिल्कुल आप नहीं ले सकते। हाँ, आप विधायक हो इतना काफी है, आप सांसद हो इतना काफी है, आप पार्षद हो, प्रधान हो इतना काफी है। किस पार्टी से हो, पार्टी से लेना देना नहीं भाई। आप क्योंकि यहाँ कौम के प्रोग्राम में कौम के बेटे बन के आओ, ना कि किसी पार्टी के प्रतिनिधि बन के। तो ये मैंने बताया कि जब तक ये चीज रहेगी तो कोई भी आदमी सौदा नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ, हम बात कर रहे थे मेव गणना पे। तो फॉर्म हम लोगों ने बनाया, फिर आपस में एक दूसरे से सवाल किए कि इसके अंदर बैठ के कमियां निकालो जी, कि अगर ये करते हैं और ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई तो फिर कैसे क्या होगा। तो उसको कमियां निकालते जब एकदम क्लियर हो गया, तब हमने पब्लिक में उसको उतारा। हाँ, अब गणना हो रही है, आपने फॉर्म दे दिया भर के, सब वो हमने रख लिया, उस पर नेट पे भी आ गया, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? नहीं यार, इसमें कोई ऐसी चीज लेके आओ कि गणना करवाने वाले एक एक शख्स को फायदा होना चाहिए जी। खाली गणना से काम थोड़ी चलेगा। हमने गिन लिया भाई हम 5 लाख है, ठीक है भाई 5 लाख है, इससे क्या हुआ, सुन के खुश हो गए? नहीं, इसलिए गणना नहीं, इससे बेनिफिट क्या होगा। तो गणना में मैं आपको बताता हूँ, हमारे समाज के अंदर बहुत से गरीब गुरबा लोग हैं, बिल्कुल हैं, सब में रहते हैं। कुछ लोग डलिया बिनते हैं, कुछ लोग पिंजरे बिनते हैं, कुछ लोग पलंग बिनते हैं, कुछ लोग सड़क पे पान बीड़ी सिगरेट बेचते हैं ना, ठेला लगा। ये मैं नीचे ऊपर की बात कर रहा हूँ यार। वो बोलता है मुझे क्या फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, 100% होगा। हाँ। कलाकारी तो इसी की आती है। अच्छा, एक मेरी ये भी कुछ दिन पहले एक विधायक साहब थे, हाँ, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे भी कहा कि गणना में आप भी, तो बोलते मुझे क्या फायदा होगा। मैं बोला अगर आपको भी इससे फायदा नहीं हुआ तो यार मैं ये पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये भी तय है। बोले मुझे, हमने हाँ आपको भी होगा भाई। हमने कहा किसी भी हिंदुस्तान की आप वेबसाइट को ले आइए, मैं चैलेंज करता हूँ ना पूरे हिंदुस्तान की वेबसाइट को, सरकारी को, प्राइवेट को, किसी को, किसी भी एक वेबसाइट को आप ले आइए और उस पर आप पूछ लीजिए आपके मोहल्ले में 15 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे कितने, लड़के कितने, लड़कियां कितनी है, बता देवे। लाइए, चैलेंज करता हूं मैं जी। तो आप तो अपने क्षेत्र के नेता हो, आपको यही नहीं मालूम। अरे भाई, जब आप चुनाव की तैयारी करते हो तो लोगों के वोटर कार्ड तैयार करवाते हो ना, जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके अपने मेयो कौम के लोग जो है 18 साल के कितने हैं, तो उनका वोटर कार्ड नहीं बनवा पाओगे, आप कैसे चुनाव लड़ रहे हो। बिल्कुल। हमने कहा हम लोग इसीलिए फॉर्म पे करवा रहे गणना, आप फॉर्म भर के दे दो हमें, आपका काम खत्म जी। व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आपको आने की जरूरत नहीं, पैसे फूकने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भी मैं आपको दे दूंगा, प्रिंट निकाल लेना, 1 रुपया का प्रिंट निकलेगा 50 पैसे का, अगर वो भी दिक्कत होगी तो वो भी मैं दे दूंगा। इससे ज्यादा आप क्या लोगे यार। आप फॉर्म को फिल करो, फोटो खींच के मुझे भेज दो, मैं सर्च कर लूंगा क्या आपने। और ये चीज सिस्टम हम लोगों ने ऐसे चलाया कि सपोज दैट एक मोहल्ले के 2 पढ़े लिखे बच्चे, सिर्फ उनको अपने मोहल्ले के भर देना, दूसरे मोहल्ले से उनको मतलब नहीं, दूसरे मोहल्ले के दूसरे बच्चे भरेंगे। हाँ, बिल्कुल। ताकि किसी पे कोई लोड नहीं आना चाहिए, बर्डन नहीं आना चाहिए। और जब वो बढ़ जाएगा, अब इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ ऊपर से नीचे तक के। सपोज दैट किसी का बच्चा MBBS डॉक्टर बना,
मेल हो फीमेल हो, नहीं फीमेल का रख लेते हैं, चलिए फीमेल रख लेते हैं, एग्जाम्पल है तो कुछ भी दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि यार मेरी बेटी फीमेल मतलब डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो इसके लिए लड़का भी एमबीबीएस होना चाहिए। बिल्कुल और ये उसकी डिमांड गलत नहीं है, या आने वाली नस्ल सेफ हो जाएगी। अगर मियाँ भी पढ़ा बीवी पढ़ी है, ठीक है ना, ये जायज डिमांड है। अब उसने देखा कि साहब मेरे मोहल्ले में तो कोई है ही नहीं, चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में भी हमारा एक है, उससे हमारी पटती नहीं है, नेचर नहीं मैच, चलो दूसरा शहर देख लेते हैं। अभी दूसरे शहर में उसको कोई नहीं जानता, तो वहां कौन बताएगा भाई तुम्हें? बिल्कुल, कैसे आप पता लगाओगे? अच्छा तीसरा शहर, चौथा शहर, वहां है कि नहीं है एमबीबीएस, और है भी तो उनकी एज क्या है, वो आपकी गोत्र का कहीं पे मामला फंस रहा है, कहीं पे नेचर का फंस रहा है, कहीं पे कुछ, तो कैसे क्लियर करोगे? मैं बताता हूँ, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, गणना वाली, मेरी वेबसाइट पे जाओ और आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको जो भी शहर नाम आपको याद हो भारत के किसी भी शहर का, आप उस शहर का नाम डाल दो। अगर उसमें मेयो का फॉर्म भरा गया हो तो बिल्कुल वो बताएगा कि हमारे क्या है, वरना एकदम एक ही बार में रिजेक्ट कर देगा वो कि साहब इस शहर के अंदर हमारी आबादी नहीं है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अब आपको बताता हूँ, जैसे एक मिसाल देता हूँ, कोई भी एक शहर ले लीजिए, आप लखनऊ ले लीजिए, आपने लखनऊ डाला, आप उसने बताया इसमें आप क्या जानना चाहते हो, क्योंकि लखनऊ में वो है ना, तो अब वो लखनऊ की बात करेगा आपसे मेयो की। अब आपने लिखा एमबीबीएस डॉक्टर, एक सवाल और, मेल या फीमेल, आपने सपोज मेल डाल दिया, वो बता देगा 4 है, एक ही बार में बाहर आ गया। अब ये 4 है, इनका चारों का फॉर्म खुल जाएगा जो आपने फॉर्म को फिल करके दिया होगा, इसमें आप सिलेक्ट कर लो, उनका नंबर भी होगा उनके परिवार के मुखिया का, कि उनकी क्या गोत्र है, घर में कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, माँ का क्या नाम है, बाप का क्या नाम, मोहल्ला क्या है, पता क्या, पूरा डिटेल, खुद से फोन करो, किसी बीच के दल्ले की जरूरत नहीं आपको। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये अभी ये हो गया शादी वालों का, अभी मैं मुसाफिरों को बता देता हूँ जी। एनीवे, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लखनऊ आए हमारे शहर, आपको तो नहीं मालूम यहाँ शहर समझा नहीं है, आबादी में कहाँ में हो रहते हैं जी, लाइट चली गई, आपकी शक्ल आ रही है, आपका फेस दिख रहा है क्लियर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप शहर आए, आपका मान लीजिए वॉलेट गिर गया, पैसे गिर गए, या आपको कोई जरूरत पड़ जाए यहाँ की, तो यहाँ पे कोई हमारा यार एक बंदा मिल जाता जो हमारे बारे में थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करवा लेता, हमारे साथ हमारा फला काम करवा लेता। हम किसी काम से आए तो आप किसी को जानते नहीं हो, कैसे जानोगे आप, किसको फोन लगाओगे? नेवर माइंड, यहाँ भी आपके साथ खड़े हुए हैं ना, हमने इसीलिए फॉर्म भरवाया था भाई। आप आसपास नजर मारो, जो रोड के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं बैनर, उनमें वहां का पता लिखा होता है, उस मोहल्ले का नाम लिखा होता है, उस मोहल्ले के नाम को ही वेबसाइट पे डाल दो जी। अगर वहां पे कोई भी मेयो होगा, फट से लिख के आ जाएगा, उसका पूरा एड्रेस, फॉर्म सब फिल होगा, वो आ जाएगा, आप उसको कॉल कर लो, बुला लो। ये तो हाई लेवल का काम है, आज तक किसी ने नहीं किया। वही मैं बोल रहा हूँ ना, प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे हमारे नेताजी पूछ रहे थे, हमने बताया ना, विधायक जी ने एक दिन मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा साहब, जब आप चुनाव के लिए तैयारी करते हो, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके इस विधानसभा में, क्योंकि मोहल्ला नहीं है, विधानसभा बड़ी होती है, आपके मोहल्ले में कितने लोग आपकी बिरादरी के हैं जो 18 साल के फला तारीख को हो रहे हैं और उनके वोट बनना चाहिए, तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आप उनके वोट कैसे बनाओगे? मेरी साइट पे आओ, आप अपनी विधानसभा का नाम डालो और पूछ लो, एक ही बार में लाके रख देगा कि फला का लड़का फला का लड़का फला का लड़का रह गया है, जिसका 18 फला तारीख को 18 साल का हो रहा है, इसका बनना है, आप बनवा लो उसको, उसका नंबर भी मौजूद है। आप कहाँ पूरी विधानसभा के लोगों के नंबर रख पाओगे? उसका नंबर मौजूद, उसको कॉल लगाओ, उससे कह दो भैया बेटा तुम्हारे क्या फला आदमी फला उम्र का हो गया है, उसका वोटर कार्ड बना, अगर नहीं बना तो आओ मैं बनवाता हूँ। ये नेताजी आपके काम आ गया। अभी मैं बोलता हूँ, मैंने एक जिक्र और किया था, जो गरीब कमजोर तबके के एकदम लोग हैं जी, उनको क्या फायदा होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बता देता हूँ। मान लीजिए, एक मिसाल देता हूँ कि कोई हस्तकारी का आप कोई भी काम करता है, हैंडीक्राफ्ट, कोई भी छोटा छोटा आप बना के, हमारे माँ बहनें करती हैं गांव में, कस्बे में, कहीं भी, वो बना के देती किसको है? जाहिर सी बात है, कोई धरना सेठ आता होगा, कुछ मटेरियल देता होगा, थोड़े पैसे देता होगा, बनवा के ले आता होगा, बेचता होगा। इनके पास तो मार्केट है नहीं, इनके पास तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ,
जो मुझे लगेगा कि हस्त कारीगर ये अच्छा है और इसके पास ये फैसिलिटी है और ये आदमी ये काम कर लेता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीबिशन लगती है हर जिले में, हर शहर में, ठीक है ना जी। उसके अंदर दुकानें अलाट होती है जी। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उसको एग्जीबिशन के अंदर दुकान दिलवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका शहर उसका जिला, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप अपना माल बनाओ और अपने पैसों का मन चाहे पैसों का बेचो, वहां पे 10 की चीज 100 की बिकती है। क्योंकि बीच में जो धन्ना सेठ आपसे बनवा के ले जा रहा है वो अपने पैसे बीच में खा रहा है, वो सब खत्म भाई, आपकी दुकान भी फ्री है सब कुछ। हाँ, तो आप अपने को मजबूत कर लो, जब आप मजबूत हुए ना तो अपने पड़ोसी को कर लेना, मुशीर खान को याद रखने की जरूरत नहीं। कुछ भी आप बनाते हो, कुछ भी करते हो यार, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, घर के होते, चिकन कटाई बुनाई कताई कुछ तो करती होंगी, वो करो ना। अब बात ये कर लेते हैं, अभी हमने एक चीज और करी थी जो रोड पे गरीब गुरबा की एजुकेशन, जो हमारे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। तो हमको देखिए, एजुकेशन ना पाने की 2 चीजें होती है, सिर्फ 2 चीजें होती है। जो आप फॉर्म भर रहे हैं ना, जब आप फॉर्म भरवाएंगे ना, हमको ये भी मालूम पड़ जाएगा किस इलाके में सबसे कम एजुकेशन है। हाँ, बिल्कुल। ये भी आपसे हमको पूछने की जरूरत नहीं है जी। तो कैसे पूरे एरिया ने फॉर्म भरा, आपकी पूरी एक मोहल्ले ने, हमको मालूम पड़ गया कि आपके कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने एमबीबीएस है, कितने इंजीनियर है और कितने अनपढ़ है। हाँ, बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। तो सवाल ये कि एजुकेशन ना होने के 2 कारण होते हैं, इसमें से पहला जो इस जमाने में है वो पैसे की कमी, बिल्कुल। दूसरा जहाँ पे पैसा है वहां पे जागरूकता ना होना। अगर वहां पे भी अनपढ़ लोग हैं तो जागरूकता ना होना। तो जहाँ पे हमारे फॉर्म सारे भरने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे भाई सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो पहले तो ये पता लगाओ कि यहाँ पे दोनों में से समस्या काय की है, पैसे की या जागरूकता की। अगर जागरूकता की है तो वहां पे जागरूक अभियान चलाया जाएगा हमारी संस्था की तरफ से, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि हमारा नबी वसल्लम का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी है इकरा बिस्मी, शुरुआती वहीं से इकरा। हाँ, तो बहरहाल नहीं तो लोग कहने लगेंगे आप तो मौलाना वाले फतवे देने लगे। बहरहाल मैं वापस आ जाता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे पैसे की समस्या वहां क्या करेंगे। क्या आपको ये चीज पता है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कितनी योजनाएं चलाई हैं, कितनी योजनाएं आती हैं, उनका कितना पैसा खर्च होता है, कितना वापिस जाता है, कोई है आपको बताने वाला? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो नहीं पहुंच पाती, उसकी भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। खाली उसके पात्र लोग तो मुझे मिले, जहाँ भाई इस आदमी की जरूरतमंद, जिसको पात्र बोले तो जो चीज का उसका हकदार है वो तो आदमी सामने आवे। बिल्कुल भाई, अगर कोई विकलांग है उसको सर्टिफिकेट बनवानी है तो पहले विकलांग तो आवे, तब तो उसका सर्टिफिकेट बनेगा। बिल्कुल। तो पहले जो हमको लगे कि यहाँ पे भाई कमजोर तबके के लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है और एजुकेशन नहीं है, तो सबसे पहले ऑल इंडिया मेवाती समाज एसोसिएशन अपना स्कूल वहीं पे खोलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन हमारे सामने रिजल्ट तो है कि सबसे कम पढ़े लिखे हैं कहाँ, पता तो चले कहाँ पे सारी चीजें निर्भर हो जाती है एक ही चीज पे जाके, वो है मेव गणना। तो ये हम लोगों ने प्लानिंग की और स्कूल की भी इतनी खूबसूरत प्लानिंग की गई है कि आप सुनोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो एक एक डिटेल में बोलता हूँ ताकि एक एक आदमी को समझ में आए, तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे तो अरबी नहीं पढ़ा पाओगे, और अगर अरबी पढ़ाओगे तो इंग्लिश मीडियम में पीछे हो जाएगा। मैंने कहा कौन ये कहावत कह के गया भाई? इस सिस्टम अच्छा हो तो दोनों सब चीज मिल जाती है, दोनों साथ में चलेंगी। हम अपने स्कूल जो हम लोगों ने सोच के रखे हैं, जो स्कूल को बनाना है, उसके अंदर कैसे हम अपने कलाम पाक को भी आगे लेके चले, इसको मुस्लिम बच्चा है इसको जो है हदीस में भी लेके चले, और अरबिक जबान में भी लेके चले, और इंग्लिश को भी लेके चले, हिंदी को भी लेके चले। इसका खाका बहुत खूबसूरत बना हुआ है, पूरी प्लानिंग बनी हुई है, और इंशाअल्लाह 5वीं तक के बच्चे को कुरान पाक मुकम्मल और इंग्लिश की अच्छी जानकारी होगी। बहुत अच्छी पूरी प्लानिंग की हुई है। हाँ, तो मैं यही लोगों से कहता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि संगठन वाले भी ध्यान दें कि संगठन बिल्कुल चलाइए आप, लेकिन एक
प्लान के तहत। नहीं, हर बार नया अध्यक्ष आएगा, नई तरह से शुरू करेगा, फिर आप वहीं पे खड़े होंगे जहाँ से आप शुरू हुए थे। अभी आपने थोड़ी देर पहले, अच्छा पहले मैं अपना एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो मेव गन्ना के बारे में आपने बताया, ये कहाँ तक पहुँच चुकी है? अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है? ये मैंने मध्य प्रदेश में शुरू की थी। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक साथी हैं और बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है, हमारी संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने शुरू भी करवाई थी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ किसी का कि कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ लोग, तो बहरहाल उन्होंने भी शुरू करवाई थी हमारे, बहुत बहुत बढ़िया, छोटे भाई जैसे हमारे जी। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के अंदर साहब कौम के धोखेबाजी बैठे हुए जी। काम शुरू हुआ, लोगों को दिक्कत शुरू हो गई और दूसरी पार्टी और फला पार्टी के धमक के चक्कर में उस काम को रोक दिया। वो आज भी वैसी पड़ा हुआ। और ये देखिए कि जिस सरकार के चक्कर में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस वो मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा है, जिस सरकार के चक्कर में वो गए थे, ठीक 3 महीने 2 महीने के बाद वो सरकार की चली। मैंने बताया ना कि ये उनकी अपनी मानसिकता कि साहब सरकार चल रही है, हम सरकार में घुस जाएंगे, बेनिफिट ले लेंगे। अरे साहब, आप इतने बड़े पनौतियों को, सरकार चली गई पूरी और कौम का नुकसान हो गया। हाँ, कौम का नुकसान हो गया। अगर संगठन चल रहा तो सरकार कोई आती, आप सामाजिक हो, आप किसी पार्टी में बन के थोड़ी चलोगे जी। तो ये होता है। अभी कुछ दिन पहले एक, अब हो सकता हो फिर मेरी बात दो को बुरी बने, मैं बोलता मगर मजबूरी है। हमारे कौम के एक जिम्मेदार है, वो हमारे बुजुर्ग है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन काम का नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत, लेकिन काम गलत होगा, चाहे करने वाला कोई भी, मैं गलत ही कहूंगा। कि एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें 17 लोगों को चीफ गेस्ट बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के थे। अच्छा। 17 चीफ गेस्ट थे, 17 कांग्रेस के थे और उसका नाम रखा मेव सभा। मैंने कहा भाई, इस प्रोग्राम को मेव सभा टाके के कांग्रेस सभा कही। तो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मेव इस लायक नहीं मिला जिसको आप चीफ गेस्ट बना सके। ये तो पार्टी की सभा हो गई। फिर आप मेव के नाम पे सौदा क्यों कर रहे हो भाई? ये कौम को क्यों बरगला रहे हो? क्यों कौम का सौदा कर रहे हो? आप पार्टी राजनीति में कोई मना तो नहीं कर रहा, आपको, आप दिल खोल के करो, लेकिन कौम का सौदा क्यों कर रहे हो? कौम का नाम लेके कि भाई मेव सभा कर रहे हैं। यार मेव सभा कहाँ कर रहे हो? आप तो कांग्रेस सभा कर रहे हो। बिल्कुल। तो ऐसी सी मानसिकता है, अब किस किस को क्या क्या समझाए। तो मैं ये लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई, कौम के लिए कुछ ऐसा करके जाइए जैसे हम अपने बुजुर्गों को याद करते, कोई आपको याद करे। बिल्कुल। कुछ ऐसा करके जाइए। अब वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये तो आप लोग खुद समझदार हैं। बिल्कुल। आजकल सब लोग पढ़े लिखे भी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए मोबाइल ऐसा आ गया कि सब चीज की जानकारी ले सकते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि उस टाइम पे जो गणना हो रही थी, उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं थी। हमारे पास फैसिलिटी है, ऊपर वाले ने हमको दिए मोबाइल के माध्यम, तो हम जिससे बैठ के आज भी यही कर सकते हैं और कंप्यूटर पे कर सकते हैं। रजिस्टर की एक लाइफ होती है, 2 साल 10 साल पे खराब हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद वो कभी खराब नहीं होता। तो क्यों हम ऐसी चीज पे ले चले, और ये सबसे कम खर्च का है। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं बताऊं, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ संगठन बनाए गए, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने पूरी बिरादरी की किताबें छपवाई जी। हाँ, मेरे पास है 2-3 जगह की किताबें हैं मेरे पास। वो किताबें छपवा दी बिरादरी की, बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है भाई। एक किताब मैंने ले ली, मेरे घर में 4 लोग हैं, चारों लोग एक किताब ले जाएंगे, आप मना थोड़ी कर पाओगे। बिल्कुल। और एक किताब की कॉस्ट जोड़ लो और आप आबादी जोड़ लो अपनी, कैसे पहुंचा पाओगे आप? वो पैसे देगा कौन? तो हमने कहा, और अपने सभी मेव साथियों से मैं कहना भी चाहता हूं कि जिसके पास जो भी मेव कॉम से रिलेटेड किताब हो, अगर वो दिल खोल के पढ़ ले पहले, और जब उसको लगे कि मुझे पक्की याद होगी, उसके बाद वो किताब मुझे दे दे। मैं अपनी वेबसाइट पर डलवा दूंगा, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से कोई भी पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों लगाओ पैसा भाई? जब हमारे पास ऊपर वाले ने सुविधा दी तो इस सुविधा का मजा क्यों ना ले? जब साइकिल थी तो हम साइकिल से चले, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से क्यों ना चले? जी। अभी आपने किताब का जिक्र किया, आपने किताब पढ़ी होगी मौलाना अब्दुल शकूर साहब की। उन्होंने किताब लिखी थी मेव हिस्ट्री पर, वो पहली तारीख मेव क्षत्रिय, मेव हिस्ट्री की पहली किताब है जो आज के टाइम में हिस्टोरिकल बुक बन चुकी है हमारे लिए। तो बिल्कुल, बेशक बेशक।
अभी तक उस कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जो उस बुक को ऑनलाइन कर सके या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको ऑनलाइन कर सके। उसकी हिंदी में प्रतियां भी मौजूद नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक साहब ने एक बार मध्य प्रदेश से मुझे फोन किया था जी। उन्होंने उस किताब को हिंदी वर्जन में कितनी क्वांटिटी छपवाई मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन उन्होंने छपवाई थी। उन्होंने कास्ट इतनी रखी 500 रुपए। जी, 500 ठीक है ना। मैं मानता हूं कि कम क्वांटिटी में ये कॉस्ट आएगी और इससे कम करेंगे तो और महंगी चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा एक बार ये सोचिए कि क्या हर बंदा वो 500 रुपए एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, हर एक नहीं खरीद सकता करना भाई। अल्लाह ने हमको अगर 500 का नोट दिया, चलो मैंने ले ली, बाकी और भी लोग हैं, हाँ, उनका क्या हो? सब बराबर तो नहीं है। अब मोबाइल हर एक के घर पर है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा घर बचा होगा इंडिया में जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। हाँ, घर में एक होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है ना। हाँ, मैं नहीं कहता कि 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल, कम से कम एक तो होगा। एक तो और होगा। अब ब्लैक एंड व्हाइट का भी दौर गया। बिल्कुल। और अब तो रिचार्ज भी आप कोई सा भी करा लोगे तो वो भी नेट के साथ ही होगा, वरना रिचार्ज भी इसे नहीं है। ठीक है ना। नेट भी है आपके पास। अगर मैं उसको नेट पर ले आता हूँ और आप उसको पढ़ लोगे तो क्या आसानी, क्या पैसे लगेंगे आपके? कुछ पैसे नहीं लगेंगे। किताबें ऐसी चीज होती है ना कि जब आदमी को कोई चीज दिल पे लग जाती है या किताब का भूत सवार होता है, वो किताब छोड़ता नहीं है। बिल्कुल पढ़ेगा जरूर। तो जो हमारी नौजवान नस्लें या जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं जो नेट के ऊपर गलत गलत चीजें देख रहे हैं, एक बार उनको किताब का चस्का लगा दो ना। हाँ, बिल्कुल लगा दो ना, फ्री में, क्या दिक्कत है? अरे भाई, किताब बोल जा रहे हो तो कुछ ना कुछ जानकारी होगी तुम्हें, और ये गलत आदतें भी छूट जाएंगी जो गलत चीजों में तुम अपना डाटा बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये हमारी अपनी एक सोच है, ये हमारी अपनी एक सोच है। बिल्कुल। किताबों को नेट पर ले चलो, और हम ही नहीं, कोई भी समाज के लोग अगर हमारे बारे में जानना चाहें तो बिल्कुल बेशक पढ़े। बिल्कुल। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी के, ये उनके ऊपर निर्भर करता ना। तो ये अच्छा मुशीर भाई, आपका जो संगठन है वाकई में बहुत ही ग्रेट काम कर रहा है। मैं इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। अब मैं जानना चाहूँगा, आपने मेवात का दौरा तो नहीं किया, लेकिन मेवात के जो कारनामे हैं, मेवात के हालात हैं, जो किसी से छुपे नहीं हैं। मेवात के मेवों के जो हालात हैं खासकर, वो किसी से छुपे नहीं हैं। हर 2 महीने 4 महीने के अंदर कोई ना कोई खबर नेशनल मीडिया में चलती रहती हैं। उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे उसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे मेवात जो मेवात के अंदर कुछ लोगों के हाथ में ही बागडोर है जो पूरे मेवात को चला रहे हैं जी। कुछ लोग हैं, तादाद बहुत, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो विधायकी है, सांसदीय राजनीति है ना, ये हमारे घर की लौंडी है जी। ये उनका भ्रम। आवाम बदलाव चाहती है, ऐसा नहीं है। अगर आवाम बदलाव ना चाहती होती तो वाजिब साहब वहां चुनाव नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल। वाजिब साहब वहां रहते नहीं थे जी। लेकिन ये आवाम ने और वाजिब साहब के जज्बे ने दिखा दिया कि आवाम बदलाव चाहती है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जो पुराने लीडर वहां पर हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा लेकिन कुछ तो ही है, इन्होंने मेवात के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया। मेवात आज भी हमारा वैसी है। मेवात की कई जगह ऐसे दिखा दूं जहाँ पीने का मैसर नहीं है, पानी, पीने का पानी तक, गंदा पानी पीने को भी विकास नहीं है। आप मेरे क्या अगर देखेंगे, मेरी इसको पेज को देखेंगे ना, उसके अंदर मैंने वीडियो डाल रखी है। जी बिल्कुल, मैंने देखी है वो वीडियो। हाँ, तो साहब ऐसा बना दिया मेवात को। और मेवात के अंदर मैं आपको बताऊं, मेरी बिरादरी की एक खासियत रही है कि 1947 से लेके मुझे नहीं लगता कि मेवात के अंदर से कभी जो है राजनीति गई है या मंत्री का पद गया या विधायकी गई, हमेशा रही है, हमेशा रही है। ठीक है ना। जब रही है तो साहब ये बताइए कि उस मेवात के अंदर आज ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कर क्या रहे थे साहब? आप बना क्या रहे थे? खड़ंजा नाली? ये काम तो साहब ग्राम प्रधान का होता है। मंत्री जी का क्या काम था? बिल्कुल। पीने का पानी नहीं है, क्या कमाल कर दिया। तो वही सोचता हूं कि क्या बोलूं, हमारे बुजुर्गों हैं कुछ
कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मेवात की वाट लगा दी और वो चाहते भी नहीं कि कोई बाहर का बंदा यहाँ आवे। हाँ बिल्कुल ऐसा तो है। लेकिन आवाम हमारी, अच्छा, और कुछ लोगों को ये भी हो गया है ना कि साहब हम इन्हीं के साथ हमारा भला है, सोच, वो दुनिया कुछ देखना नहीं चाहते कि क्या चल रहा है। सोच पे हालांकि वाजी साहब ने साबित करके दिखा दिया भाई, वाजी साहब ने बहुत से काम ऐसे किए, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अभी मेयो कौम ने और मेवात के अंदर पूछिए भाई साहब कि आपके संगठन बने हुए हैं बड़े बड़े, माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, और बड़े बड़े दानिश्वर लोग भी, क्या वहां पे अपना एक जमात खाना बना पाए, संग्रहालय बना पाए आप? मंत्री भी आपका भाई, और वक्फ का मंत्री है भाई, अब तो नाम भी आ गया होगा अब तक सामने कि वक्फ बोर्ड का मंत्री है भाई। वो चाहे तो आप जमीन उससे ले सकते हो, और आपको ये संवैधानिक अधिकार है जी कि जमीन आप इश्यू करा के आप बनाइए ना। कि जो बाहर से मेवात के लोग, मान लो बाहर के मेव आते हैं, वो रुकेंगे कहाँ, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ लेटे बैठेंगे, आप बनाओ ना उनके लिए। जी आने हमारा एक यहाँ पे वक्फ मंत्री आ जावे, हम तो जमीन पास करवाएंगे, हम तो अपने हमारा जो है वो बनवा दिया संग्रहालय। हमारे मेव कौम की जो है एक भाई विरासत की चीजें भी यहाँ पे होनी चाहिए, रोड सड़कों के नाम भी होना चाहिए हमारे फ्रीडम फाइटरों के नाम पे जी। और एक हमारा जमात खाना भी होना चाहिए। जो हमारे बाहर से लोग आते हैं कहाँ रुकेंगे भाई? बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कर सकते? कहाँ ले जा रहे हैं मेवात को, क्या बनाना चाह रहे हैं? मांग ही नहीं रखी आज तक जनाब, मांग ही नहीं रखी। एक सही लीडर की जरूरत है, एक सही लीडर की जरूरत है मेवात को, बस सिर्फ एक लीडर की। जिस दिन वो सही, जैसे लोग कहते नहीं है कि सिर्फ एक सलाउद्दीन अय्यूबी की जरूरत है जी, ये मेवात को सिर्फ एक लीडर की जरूरत है। जिस दिन भी वो आ गया उस दिन खेल खत्म कर देगा जी। जितने भी। जी जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं पूछ रहा था कि जो आपने अभी कहा था कि संग्रहालय, ये सब चीज़ें, मुसाफिर खाना, इन सब की मांग आज तक यहाँ के लोगों ने रखी नहीं किसी के सामने। मिलेंगे तो तब। यूनिवर्सिटी की मांग जो थी वो सिर्फ चौधरी रहीम खान वो साहब ने रखी रखी थी। सलीम साहब थे, वो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कई बार उठाई। चौधरी रहीम खान साहब ने रखी थी, उनके अलावा किसी ने आज तक नहीं रखी भाई। वो देखिए, चौधरी रहीम खान साहब जो थे उनका एक अलग मर्तबा था, बिल्कुल उनका मर्तबा अलग था, ठीक है ना। और जैसे चौधरी यासीन साहब, उन्होंने अपना एक कॉलेज बनवाया, उनका भी मर्तबा अलग था। अरे भाई, उसके बाद भी लीडर आए, हम किस को, छह विधायक तो इस टाइम मौजूद है, हम लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। अच्छा मसीर साहब, अब ये आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेयो का नौजवान तबका है उसको क्या बदलाव करने चाहिए कि जिससे भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी, ओबीसी समाज में सबसे बड़ी आबादी मेव, मुस्लिम कौमों के अंदर सबसे बड़ी आबादी मेव कौम की है। अभी राजस्थान की एक रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे बड़ी आबादी मेव की है, 10 लाख प्लस है। तो ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए इनको कि ये लोग आगे निकल पाएँ और अपने फ्रीडम जो फाइटर्स थे उनके नाम पर जो हक है उसको ले पाएँ? हाँ, मैं बता देता हूँ उसको। देखिए, मेवात के अंदर रोजी रोजगार नहीं है। हमारे लोग जो पढ़ने लिखने के बाद भी बेकार हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए वो जराइम और क्राइम की तरफ झुकते हैं, ठीक है ना। और जो वहां से मेव निकल के आए ना जी, मेवात, उनके पास राजनीति नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि पूरे यूपी के अंदर या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई मेव विधायक बना। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके पास राजनीति नहीं है, लेकिन उनके पास बिजनेस है, अच्छे बिजनेस है। तो इनको चाहिए कि मेवात के बाहर के मेवों को अपने साथ जोड़े, और बाहर वालों को भी चाहिए कि ये मेवात के साथ जुड़े। तो ये कुछ ना कुछ कारोबार डालेंगे, वहां के लोगों को भी काम मिलेगा और इनको भी बेनिफिट मिलेगा। मिलेगा। हाँ,
हम सरकार से नहीं कह सकते भाई, सरकार को होता है ना कि भाई जिस हम सरकार से कहेंगे कुछ कहेंगे हम उनके खिलाफ हैं, हम दूसरी पार्टी के हैं। हम पार्टी बंदी की बात ही नहीं करते, हम तो अपने भाई की बात कर रहे हैं, हम अपनी कौम की बात कर रहे हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, किसी को अच्छा भी नहीं कह रहे। तो सीधे सी फंडा है कि जब बाहर के लोग जुड़ेंगे, बाहर के लोगों से जुड़िए और उनको, अब हमारे पास मेवात में पर्याप्त जमीन है, लोगों को पास जमीन अपनी फैक्ट्री लगावे ना, बिल्कुल किसी भी चीज की जो भी मुमकिन हो उसकी फैक्ट्री लगावे, उससे मेवात के लोगों को काम भी मिलेगा और उनको फैक्ट्री वालों को अपना बेनिफिट भी मिलेगा, वो कहीं भी लगाएंगे। बिल्कुल। तो अपनों के बीच में रहेंगे, सेफ रहेंगे। और रही सरकार की, सरकार जो अपना काम कर रही है उसको करने दीजिए, बिल्कुल। तो सरकार से क्या ताल्लुक है भाई, वो सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि सरकार के खिलाफ कोई काम मत करिए। बिल्कुल, सरकार के देश के खिलाफ कोई काम ना करे, तो कोई काम नहीं, अपने अपना आप काम कीजिए ना, अपने भाई की मदद कीजिए। बिल्कुल, कौन मना करता। अच्छा मुशीर साहब, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर और ज़्यादा बात करेंगे। बातें बहुत हैं कि कह नहीं सकते कितनी बातें हैं। मुझे लगता है अब वीडियो को हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह बाकी बात उसमें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमारे लिए और मैं वो नौजवान तबका के लिए जो आपने मैसेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग इसे दिल से काम करें, इस पर सोचें, इस पर गौर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, अच्छा सर, सभी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।